नमस्कार दोस्तों, मैं पीके शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा में। लास्ट लेक्चर हमने हिस्ट्री का देखा था जिसमें मॉडर्न इंडिया पढ़ी, और आज जो स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुई पॉलिटी उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर इंडियन पॉलिटी में देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे और राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक बताएं, देन फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है आपके पैट के लिए, तो पहले फंडामेंटल राइट के से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारा चैनल आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। ठीक है, तो पॉलिटी की स्टार्ट कहाँ से हुई इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए पॉलिटी की जो स्टार्ट हुई है वो हुई है ग्रीस से, एथेंस ग्रीस से हुई। ग्रीस में एक फिलोसफर हुए जिनका नाम था सुकरात। ठीक है, सुकरात क्या करता था? सुकरात लोगों से कहता था कि आप हमको तर्क वितर्क कीजिए। ठीक है, और सुकरात ने क्या किया? तर्क वितर्क। तो अगर स्टार्ट किया जाए सुकरात से तो फिलॉसफी दी थी उसने। फिलॉसफी बोले तो दर्शन। ठीक है, अगर दर्शन में अगर हम फैक्ट डाल दें, दर्शन में अगर हम फैक्ट डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? साइंस बन जाता है। तो ये दर्शन से फैक्ट पड़ गया तो क्या बन गया? साइंस। ठीक है, साइंस से स्टार्ट हुई पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, साइंस से जो स्टार्ट हुई है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान की स्टार्ट कहां से? दर्शन। किसी चीज की स्टार्ट होती है दर्शन से, दर्शन से साइंस बना। अगर हमने उसमें क्या कर दिया? फैक्ट या इविडेंट दे दिया तो वो दर्शन बन गया, तो वो साइंस बन गया। साइंस से पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अगर पॉलिटी की शुरुआत देखी जाए तो सुकरात कहां के हुए? ग्रीस, एथेंस के। सुकरात का जो शिष्य हुआ प्लूटो ने क्या किया? सुकरात की जो भी शिक्षाएं थी उनको एक किताब में उतार दिया। ठीक है, और उस किताब का नाम लिखा द रिपब्लिक। बुक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। और एक इसमें इंस्टीट्यूट भी खोला था, उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा द एकेडमी। ठीक है, इस एकेडमी से पढ़ के एक शिष्य निकला जिसका नाम था एरिस्टोटल। जिसको अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु ने बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल साइंस। और इस बुक से या अरस्तु का जो शिष्य हुआ उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट या अलेक्जेंडर सेकेंड, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया। अब भारत की बात करेंगे कि भारत में पॉलिटी की स्टार्ट कहां से हुई है। तो देखते हैं भारत में पॉलिटी की स्टार्ट कहां से हुई है। ठीक है, भारत में जो पॉलिटी की स्टार्ट हुई है 1757 का, अगर आपको युद्ध याद है 1757, जो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला हरा, अंग्रेज जीते। इसके बाद 1764 का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज 3 लोगों से जीत गए। एक अवध का नवाब, दूसरा मुगल बादशाह जो उस समय थे शाह आलम द्वितीय। थर्ड था अवध, बंगाल का नवाब। ठीक है, तो उसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम था। बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध से ये कंफर्म हो गया, ये डिसाइड हो गया कि भारत में जो अगली शक्ति होगी वो अंग्रेज होंगे, क्योंकि ये तीनों लोग एक साथ ब्रिटिशर से, ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे। हेक्टर मुनरो से तीनों लोग हार गए। तो जब अंग्रेज आ गए अगली शक्ति बनके तो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत का जो संविधान का विकास कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे, वो किसी दूसरे लेक्चर में। आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा के साथ। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, स्टार्ट करेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट्स की जो शुरुआत हुई, मूल अधिकारों की जो शुरुआत हुई
वो हुई है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड पे शासन किया है, तो वहाँ के नागरिक ज़्यादा जागरूक थे, तो स्टार्ट वहीं से हुई। तो स्टार्ट कब हुई है? 1215 में। 1215 में उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के जो किंग थे, उनका नाम था जॉन, ठीक है। वहाँ के नागरिकों ने किंग जॉन से अपने फंडामेंटल मूल अधिकारों की मांग की और किंग जॉन ने उनको मूल अधिकार दिए, ठीक है। उन मूल अधिकारों को क्या बोला गया? बिल ऑफ राइट्स। ब्रिटेन ने जो मूल अधिकार दिए उसको बोला गया बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। 1789 में जो मूल अधिकार बने, कहाँ बने? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका ने अपने संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया, अमेरिका ने, ठीक। और अमेरिका ने मूल अधिकारों का जो वर्णन किया, मूल अधिकार दिए, उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है। हमारे भारत में जो मूल अधिकार दिए गए, हमारे संविधान में मूल अधिकार जो दिए गए, वो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। और भारत में जो मूल अधिकार लिए गए वो कहां से लिए गए? किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, यूएसए से लिए गए, ठीक है, यूएसए से लिए। तो भारत में मूल अधिकारों की स्टार्ट कहां से हुई, ये भी देखें। सबसे पहले जो मूल अधिकारों की मांग हुई वो 1895 में हुई, ठीक है। 1895 में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई। और फिर इसके बाद 1917 से 1919 जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई, ठीक। उसके बाद 1925 में बात करेंगे। 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन में एक बिल पास हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का बिल पास हुआ, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इंडियन नेशन। और उसमें मूल अधिकारों की मांग की, ठीक है। इसके बाद 1925 के बाद देखेंगे 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है। पंडित नेहरू मोतीलाल नेहरू, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। 1928 के बाद 1935, जो 1935 का एक्ट है, लगभग 70% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1935 के एक्ट से लिया गया, भारत परिषद अधिनियम 1935 से, तो उसमें मूल अधिकारों की बात नहीं कही गई थी। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने 1945 में सप्रू ने मूल अधिकारों की बात की कि हमारे जो संविधान बनेगा उसमें मूल अधिकार होना जरूरी है, ठीक है। तो हम मूल अधिकारों की बात करेंगे, क्या क्या मूल अधिकार है ब्रीफ में देखते हैं इसको जल्दी से। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 मूल अधिकारों की बात की गई, भाग 3, संविधान का भाग 3, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या है? परिभाषा है। इस परिभाषा में क्या है? परिभाषा में राज्य की परिभाषा है। राज्य में क्या क्या आ जाएगा? राज्य की परिभाषा में आपका संसद आएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य की सरकार जिसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। इसके बाद जो भी सरकारी निकाय जिसको प्राधिकारी बोलते हैं। इसके बाद लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज या जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, कर्मचारी है, सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 13 में क्या है? विधि, ठीक है। विधि कैसी होनी चाहिए? विधि 2 टाइप की। एक विधि संविधान जब अंग्रेज थे उस समय की बनी विधि, अंग्रेजों के समय की विधि। एक जो हमारा संविधान बना उसके बाद की विधि। और विधि में ये लिखा है कि संविधान से बनने से पहले वो सारी विधियां क्या होगी? नल एंड वॉइड, मतलब शून्य घोषित होंगी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करेंगे? हनन करेंगे। और संविधान बनने के बाद संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का क्या करे? हनन। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करे। ये हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 13 में ये दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 13 के बाद देखेंगे, अब एक चीज और देखते हैं। देखिए, जब संविधान बना था तब टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। टोटल कितने थे? 7 थे। अब प्रेजेंट में कितने? प्रेजेंट में 6, एक हट गया, आर्टिकल 31 हटाया गया, ठीक है। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हटा के क्या किया गया? इसको हटा के 300A में कन्वर्ट किया गया। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 44वां, ठीक है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय सरकार किसकी थी, तो मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी। प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे, क्योंकि सभी
मूल जो जड़ थी, सभी विवाद की जड़ थी, वो ये राइट टू प्रॉपर्टी ही थी। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे केस हुए, हम आपको किसी लेक्चर में केस भी बता देंगे। शंकरी प्रसाद का केस, गोलकनाथ का केस और केशवानंद भारती का भी केस हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको 300 में किया गया और क्या बोला गया, लीगल राइट। इसको 300 में लीगल राइट घोषित किया गया। ठीक, तो अब टोटल कितने हैं, 6 देखते हैं कौन कौन से हैं, देखते हैं 6। आर्टिकल पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेके 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22। आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29-30। नेक्स्ट है संवैधानिक, देखो आर्टिकल जो 31 था राइट टू प्रॉपर्टी वो हट गया, संपत्ति का अधिकार हट गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ है उसको हमने कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया है, लीगल राइट विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और आर्टिकल 32 आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो आर्टिकल जो 32 है इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। इसको संविधान की आत्मा किसने बोला, संविधान की जो आत्मा बोला है डॉक्टर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, और अगर संविधान की आत्मा इसलिए भी बोला है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत आप कहां, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपनी फरियाद लेके। और एक चीज और याद रखिए कि जो मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, मूल अधिकारों का क्या है, संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षक। देखिए जब हम स्वतंत्र हुए तो सबके स्वतंत्रता के मायने अलग थे। SC/ST थे, उनके स्वतंत्रता का मायने अलग था। वो अमीर या उच्च वर्ग से स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, जमींदार अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, राजा महाराजा वो भी अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे। और जब हम स्वतंत्र हुए तो पंडित नेहरू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने सबके साथ ये वादा किया था कि हम सबको समानता, सबको साथ लेके चलेंगे और सबको समानता दिलाएंगे। तो उसी समानता दिलाने के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसको देखेंगे मूल अधिकारों का वर्णन क्या क्या है, इन आर्टिकल को डिटेल में थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, आर्टिकल 12-13 देख लिया, आर्टिकल 14 देखते हैं। ठीक है, समानता के अधिकारों में आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 देखें। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार क्या देखें, आर्टिकल 14 समानता क्या है, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसमें देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो वर्ड यूज किए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है ये जो हमारा लिया गया, ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, कानून की नजरों में सब लोग क्या है, समान है।
कानून की नजरों में सब लोग क्या है, समान है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, किसी के साथ चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव। चाहे अंबानी हो, अडानी हो, चाहे समान वर्ग, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन हो, समान पुरुष हो, उसके साथ क्या भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया, ये अमेरिका के संविधान से लिया, यूएसए के संविधान से लिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, ठीक है, सबको पहले क्या लाएंगे, इक्वल लेके आएंगे, ठीक है, इक्वलिटी को लाएंगे। इक्वलिटी का मतलब है, देखो कोर्ट में अगर कोई केस हुआ है, अगर समान व्यक्ति खड़ा है तो अडानी पे अगर केस हुआ तो उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, ये इक्वलिटी भी बोल रहा है। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म, मूल वंश, लिंग या जाति या आपका क्षेत्र या निवास जिसको बोलते हैं के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी कोई भी आपका मूल वंश हो, आप कोई भी लिंग, स्त्री है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, आपकी जात कुछ भी हो, उस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समता। लोक नियोजन में समता। लोक नियोजन का मतलब होता है, लोक नियोजन पब्लिक, लोक नियोजन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट अगर कोई भी रिक्रूटमेंट करती है तो उस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। आप किसी भी जाति से या किसी भी धर्म या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति, धर्म या कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके साथ अगर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट कोई भी रिक्रूटमेंट करती है, उस आधार पे आपके साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाता। देखो ये है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस आप अगर ये कह सकते हैं कि सर लोक नियोजन में SC ST या OBC को आरक्षण दिया गया, ठीक है, तो ये तो जो जनरल कास्ट है उनके साथ तो लोक नियोजन नहीं हुआ, उनके साथ तो समता का अधिकार नहीं हुआ। तो देखो हमारे संविधान में पहले ये बोला गया था कि जो सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली बैकवर्ड है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको क्या, उनको रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। ये हमारे संविधान में पहले से उनको समानता दिलाई जाएगी और उसी के तहत एक संविधान संशोधन हुआ, 16(6) आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया है। और कौन सा 133वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में 103वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया, जो अपर कास्ट या जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और वो क्या है, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक जोड़ा गया और उनको 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, उनको 10% रिजर्वेशन। तो हमारे संविधान में दिया है कि हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, तो यह इक्वलिटी है, ठीक है, यही इक्वलिटी है। अगर इक्वल ट्रीटमेंट की बात की जाएगी तो यही इक्वलिटी है कि SC ST उनको भी रिजर्वेशन है और जो इकोनॉमिकली वीकर है वो भी रिजर्वेशन के पात्र हैं, ठीक है, तो उनको भी रिजर्वेशन 10% दिया गया। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार पूछा गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 103 जो संविधान संशोधन हुआ, लेटेस्ट की बात है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक। आर्टिकल 17 देखते हैं। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी। अगर आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव करते हैं तो आप पनिशमेंट के पात्र हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगा। छुआछूत के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी को नल से पानी पीने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है आर्टिकल 18, क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब उपाधियों का अंत। क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसको बोलते हैं उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और ये छुआछूत भाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छुआछूत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उपाधियों का अंत, देखिए उपाधियों, अनटचेबिलिटी या इसको अस्पृश्यता भी बोलते हैं, अस्पृश्यता भी बोलते हैं, ठीक है, छुआछूत अस्पृश्यता भी बोलते हैं इसको, ठीक। उपाधियों का अंत का मतलब है कि अपने नाम के आगे राजा, महाराजा या किसी भी प्रकार का आप टाइटल नहीं लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो आपको जैसे उपाधि दी है, गवर्नमेंट ने अगर आपको पद्म भूषण दिया है, भारत रत्न दिया है, ठीक है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या सेना के द्वारा कोई उपाधि आपको दी गई, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कर्नल, या आपको कोई इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने आपको कोई उपाधि दी, PhD की उपाधि दे दी है, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि दी, तो आप अपने नाम के साथ वो लगा सकते हैं। वो उपाधियां हैं, अलंकरण, वो क्या है, सम्मान है,
ठीक है, लेकिन आप अपने नाम के आगे राजा महाराजा या और कोई उपाधि नहीं लगाएंगे। तो ये आर्टिकल 18 है। ठीक है, आर्टिकल 19 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है इसमें, अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसमें यही आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। इसको बंद कीजिए। ठीक है, अगर प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है आपको क्या? संघ बनाने का, शांतिपूर्वक क्या? शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार, शांतिपूर्वक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार। अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? बैठेंगे जाके। ठीक है, आपको प्रदर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। जाने के लिए आप क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे। तो संघ बनाने का अधिकार, संघ या समिति, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। अगर आप संघ बनाएंगे तो क्या कहीं उसके लिए आपको ग्रुप बनाने के लिए जाना भी पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो क्या है? संघ बनाने का अधिकार। अगर देखिए आप संघ बनाएंगे तो आपको संघ बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, लोग जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? आवाज संचरण का अधिकार। आवाज, भारत के किसी भी क्षेत्र में आवाज संचरण का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में आवाज संचरण। ठीक है, अगर आप संचरण करेंगे, अगर आप संचरण कर रहे हैं तो उसके लिए क्या? निवास भी तो करेंगे, कहीं रुके भी तो क्या? निवास का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं, निवास का अधिकार भी है। ठीक है, अगर निवास करेंगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए भाई। पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। तो वृत्ति एवं आजीविका का अधिकार, वृत्ति, व्यापार एवं आजीविका का अधिकार, वृत्ति, व्यापार एवं आजीविका। तो भाई इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ऐसा ट्रिक क्या है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है आपकी, उसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता में आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आप बोल रहे हैं, बोलने के लिए आए। दूसरा क्या है? धरना प्रदर्शन। अगर धरना प्रदर्शन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं आप लाठी बंदूक लेके पहुंच जाओ। ठीक भाई, शांतिपूर्वक। तो धरना प्रदर्शन, जैसे आपने अन्ना हजारे जी का धरना प्रदर्शन देखा होगा, 2011 में हुआ था। ठीक है, अन्ना हजारे और केजरीवाल जी का, तो शांतिपूर्वक था। इसके बाद क्या? अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसके लिए आपको ग्रुप, लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो संघ बनाएंगे तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा तो क्या? आवाज संचरण का अधिकार आपको। ठीक है, आवाज संचरण के लिए आपको क्या? निवास भी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो निवास का अधिकार। अगर निवास करेंगे तो वृत्ति या पैसा की भी जरूरत पड़ेगी, तो वृत्ति या आजीविका का अधिकार। देखिए, ये आर्टिकल 19 तक है, 12 से 19 तक है। मुझे लग रहा है थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको 20 से लेकर 32 तक पार्ट 2 में बता दूंगा। इससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे थोड़ा कमेंट भी कीजिए, तो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।